हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों, हमने हाइड्रोलिसिस टॉपिक कवर कर लिया था। अब अपन बच्चों आगे चलेंगे। जो आगे हमें पढ़ना है वो पढ़ेंगे अपन एलोट्रॉप्स। ठीक है ना। तो हमारा जो नया टॉपिक है वो अपन लेके चलेंगे बच्चों एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स जो टर्म है ना, उसको अपन समझते हैं कि ये क्या है, कैसे है। इसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है ना। तो एलोट्रॉप्स क्या है, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, क्या different physical form of an element having same chemical and different physical properties। ठीक है ना। एक ही एलिमेंट के बच्चों कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं, है ना, जिनकी क्या होती है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर आती है लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आती है। ठीक है ना। डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। आर नोन एज एलोट्रोप्स। उनको एलोट्रोप्स बोलते हैं। अब देखो बेटा, अब अपन अलग अलग एलोट्रोप्स लेंगे बच्चे। सबसे पहले अपन लेंगे क्या, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है ना। सबसे पहले अपन बच्चों कार्बन के एलोट्रोप्स लेते हैं। तो बच्चों कार्बन के जो एलोट्रोप्स है ना, वो दो टाइप के हो सकते हैं। देखो बच्चों, एक तो होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है ना। नॉन क्रिस्टलाइन समझते हैं बच्चों, नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस, जिनकी कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होती। ठीक है ना। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कोक है, चारकोल है। ठीक है ना। फिर कार्बन ब्लैक है। ये हो गए। ठीक है। और बात अगर अपन क्रिस्टलाइन की करें, तो क्रिस्टलाइन में कौन कौन है। क्रिस्टलाइन में डायमंड है ना बच्चों, ग्रेफाइट और फुलरिन। ठीक है ना। डायमंड है, ग्रेफाइट है एंड फुलरिन है। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, हमारे काम के ये हैं, हमें इनको डिस्कस करना है बच्चों। ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों, वन बाय वन। ठीक है ना। सबसे पहले लेते हैं बेटा अपन डायमंड को। ठीक है ना। देखो, डायमंड की अगर बात करें तो देखो बेटा क्या होता है कि जैसे ये कार्बन है। ठीक है। ये कार्बन आपको पता होगा कि ओवरऑल एक कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है। फिर ये कार्बन आगे फिर इस तरह से बॉन्डेड है ना बच्चों। बोलो। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि डायमंड में क्या होता है कि हर कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रली क्या होता है, चार कार्बन से अटैच होता है कि नहीं होता। ये एक क्या बनती जाएगी, एक चेन बनती जाएगी ना, एक चेन का फॉर्मेशन होता जाएगा बच्चों। तो देखो बेटा, सबसे पहला देखो, जब एक एटम से दूसरे एटम जुड़ता जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या होगी, ये माइक्रो लेवल पे होगी या मैक्रो लेवल पे होगी। ये मैक्रो होगा या माइक्रो मॉलिक्यूल होगा, बताओ। ये मैक्रो मॉलिक्यूल होगा बच्चों, मैक्रो होगा। मैक्रो अगर ये है तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि ये एक जाइंट मॉलिक्यूल है, बहुत ही लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल है ये। बोलो बच्चों, कह सकता हूं ये जो है
ये कैसा मॉलिक्यूल है? ये जाइंट मॉलिक्यूल है बच्चों। अच्छा, आपको पता होगा बच्चों, इसको अपन कोवलेंट सॉलिड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड क्यों बोला बच्चों, बताओ? कोवलेंट सॉलिड क्यों बोला है? क्योंकि हर कार्बन दूसरे कार्बन से जो बॉन्ड बना रहा है वो कौन सा बॉन्ड बना रहा है, बताओ? हर कार्बन जो दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना रहा है वो कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया कोवलेंट? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन, ठीक है ना, तो देखो बेटा, हर कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो कंफर्म हो गया बच्चों sp3, ठीक है। फिर देखो बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बॉन्ड एंगल बताओ, तो बॉन्ड एंगल ये आ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे बोले कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बताओ बच्चों, बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी? बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी बच्चों? आएगी 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे इसकी डेंसिटी पूछूं, ठीक है ना, अगर मैं इसकी आपसे पूछूं डेंसिटी ऑफ डायमंड बताओ, ये होती है बच्चों 3.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट वो होती है बच्चों 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा है, बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा है? डायमंड की ज्यादा है ना बच्चों? है। अच्छा, अगर मैं अपन इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका लगभग लगभग ये आता है बच्चों, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या आता है? ये आता है। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे, एक बार बताओ बच्चों, ये जो sp3 हाइब्रिडेशन है ये एक 3D है ना। 3D का मतलब क्या होगा? ये पूरे स्पेस में फैला होगा, तो जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी? बहुत ही जाइंट स्ट्रक्चर है। तो आपको पता होगा कि बच्चों इस 3D स्ट्रक्चर के कारण क्या होगा कि ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस हो जाता है, और ये इस दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस माना जाता है, पता है ना? ये इस दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है ना बच्चों? देखो क्या बोलेंगे अपन, ये बोलेंगे कि each carbon is bonded with 4 other carbon in tetrahedral geometry, ठीक है। आगे देखो, it is hardest substance of nature because it has giant 3D structure and strong sigma bond। बोलो बच्चों समझ में आया? बोलो, अरे समझ में आया क्या? बिकॉज directional bonds are extended in all directions।
बच्चों इतना समझ में आ गया? मैंने आपसे जो बोला, बोलो, यहां तक समझ में आ गया क्या? अरे sp3 हाइब्रिडेशन होगा, वो कंफर्म है ना, वो आपका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखेगा, और ये पूरे में फैला हुआ होता है, पूरे के अंदर फैला होता है। आ गया बच्चों? अब ये बताओ बच्चों, ये जो हार्ड है, अपन कहते हैं ना, ये इतना हार्ड है, इतना सॉफ्ट है, तो हार्डनेस की यूनिट क्या होती है? बताओ बच्चों, डायमंड इतना हार्ड है, इसकी यूनिट क्या है? इस हार्डनेस की यूनिट क्या है बच्चों? हार्डनेस की यूनिट क्या होती है? कौन बताएगा? हार्डनेस की यूनिट पास्कल होती है। हाँ भाई, भव्या जाखड़ा बताओ, भव्या जाखड़ा। देखो बच्चों, हार्डनेस of a substance is determined in मोहो यूनिट। यानी ना, मैंने क्या बोला है? MOH बोला है, ठीक है ना? MOH है, मोहो, महो नहीं है ना? ऑन दिस स्केल हार्डनेस ऑफ डायमंड इज 10 मोहो। कितनी है बच्चों? डायमंड की जो हार्डनेस है वो 10 मोह होती है ना? तो ये मैक्सिमम है बच्चों, ये क्या है? ये मैक्सिमम है, ठीक है? फिर देखो बेटा, सुनो अगला पॉइंट, देखो आप, अगला पॉइंट क्या है? देखो बेटा, इट इज वेरी inert substance and does not react with concentrated HNO3। आपको बताओ बच्चों, HNO3 इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये उसके साथ भी रिएक्शन नहीं करता ना। HNO3 काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों, बताओ। HNO3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है ना। HNO3 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों, होता है। उसके साथ भी रिएक्शन नहीं करा, चेक करो, ठीक है ना? अब देखो बेटा, सुनो क्या, इट इज insoluble in water and organic solvents। ये वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी क्या होता है? ये आपका इनसॉल्युबल होता है, ठीक है? फिर देखो बेटा, अब देखो बेटा, होता क्या है कि ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, कंडक्टर होता है, या सेमीकंडक्टर होता है? बच्चों बताओ, ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में क्या है? ये इंसुलेटर है बच्चों, ठीक है ना? तो मैं क्या बोलूंगा, ये बच्चों देखो क्या है, इलेक्ट्रिक insulator due to absence of free electrons। ठीक है ना? कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं है, ठीक है बच्चों? अब आओ बच्चों, ये बताओ, ये हीट का अच्छा कंडक्टर होता है क्या? हीट का अच्छा कंडक्टर होता है क्या बच्चों? आपको पता होगा हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, हीट का ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। क्योंकि क्या होता है बच्चों, जो कार्बन को सराउंड किए हुए इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होते हैं ना, एक कार्बन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना बच्चों, एक कार्बन आपके 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन के चारों तरफ क्या है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते रहते हैं? वो वाइब्रेट करते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे ना। तो क्या होगा कि ये एनर्जी को एक दूसरे से ट्रांसफर करते रहेंगे ना। देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए तो क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन का फ्री होना चाहिए, फ्री तो नहीं है,
लेकिन क्या करेंगे, ये हीट को आगे क्या करेंगे, पास तो कर सकते हैं ना। अरे हीट को आगे तो पहुंचा सकते हैं ना बच्चों, बताओ। जैसे आपने देखा होगा कि आपने गैस के ऊपर मान लीजिए कोई गर्म चावल है, ठीक है, उसमें आपने एक चम्मच रखा, तो आपको पता होगा धीरे धीरे चम्मच का पार्ट गर्म होते होते जो एकदम सबसे बाहर वाला पार्ट है वो भी गर्म हो जाता है ना। अरे वो भी गर्म होता है ना, होता है कि नहीं होता। वो कैसे पहुंचता है, वो एनर्जी आपकी पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, एटम टू एटम, एटम टू एटम पहुंचेगी। अरे पहुंचेगी क्या बच्चों। तो यहाँ एटम टू एटम बीच में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ एटम टू एटम बीच में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं ना। तो देखो बेटा सुनो, क्या बोलेंगे, बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन ग्रेफाइट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड around carbon atoms vibrate and heat is transferred from one atom to other, ठीक है। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आएगी। ये क्या करेगा, हीट को क्या करता रहेगा बच्चों, ट्रांसफर करता रहेगा। अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे, इट इज यूज्ड एज अब्रेसिव। ये बच्चों, ये अब्रेसिव जानते हो क्या, ये अब्रेसिव क्या होता है पता है क्या, अब्रेसिव क्या प्रॉपर्टी होती है, किसी भी रफ सरफेस को क्या करना, उसको स्मूथ बनाना। कभी आपने देखा बच्चों, एक पेपर आता है, एक पेपर आता है ना, उस पेपर से क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा वुड के ऊपर पॉलिश करते हैं तो वो पहले उसको उससे क्या करते हैं, रगड़ते हैं ना। अरे बोलो बच्चों, रगड़ते हैं ना। उसको क्या बोलते हैं याद है क्या, उसको बोलते हैं, जैसे अपने लोकल लैंग्वेज में तो क्या बोलते हैं, रेज माल बोलते हैं ना। रेज माल पेपर आता है, आपने देखा होगा, रेज माल होता वो रेग मर है ना। वो क्या होता है बच्चों, वो होता है रेगमर पेपर, ठीक है ना। सैंड पेपर बोल सकते हो, वेरी गुड, उसको सैंड पेपर भी बोलते हैं। तो अब्रेसिव का मतलब समझ में आएगा, अब्रेसिव का मतलब क्या हुआ, किसी भी किसी भी क्या अपन बोल सकते हैं, अपन ये बोल सकते हैं कि जो रफ सरफेस है उसको क्या करते हैं अपन, उसको कंटिन्यूसली उसको रब करते हैं, उसको रगड़ते हैं, उसके ऊपर रबिंग की जाती है, और रब करके उसको अपन क्या कर देते हैं, उसको स्मूथ बना देते हैं, इसको एब्रेसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है, ठीक है ना। आगे बच्चों समझ में। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन ये बोलेंगे कि डायमंड इज एन आइसोट्रोपिक with respect to मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अगर मैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करूं, ठीक है ना, ये एनाइसोट्रॉपिक समझ लो क्या बच्चों, एनाइसोट्रॉपिक वर्ड सुना होगा आपने, देखा होगा बच्चों, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। किसी डायरेक्शन में ये काफी मजबूत होगा, किसी डायरेक्शन में ये वीक होगा, किसी डायरेक्शन में ये जल्दी टूट जाएगा, किसी डायरेक्शन में ये मुश्किल से टूटता है, ठीक है ना। तो डायमंड जो होता है बच्चों क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ये एनाइसोट्रॉपिक होता है। अच्छा अब देखो बेटा सुनो, यूनिट सेल ऑफ डायमंड हैज 8 कार्बन एटम्स। ये बच्चों ये नीट में 2-3 बार आ चुका है, और इसको अपन आगे पढ़ेंगे बच्चों सॉलिड स्टेट के अंदर।
जब मैं सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर समझाऊंगा, ये 8 एटम्स कैसे होते हैं, तब अपन देखेंगे इसको बच्चों ढंग से, ठीक है ना। तब मैं आपको इसको बता दूंगा बच्चों। अब बताओ बच्चों, डायमंड पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? बताओ, डायमंड पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? डायामैग्नेटिक है बच्चों, है ना। क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ये एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब देखो बेटा सुनो, अगर आप ध्यान दो, मेरे पास जैसे ये डायमंड है, ठीक है, और ये ग्रेफाइट है, ठीक है। तो डायमंड से जब ग्रेफाइट बनता है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है, कितनी? 2.9 किलो जूल पर मोल। अब मुझे बताओ बच्चों, जब इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब एनर्जी कम किसकी है, ग्रेफाइट की है या डायमंड की है? बताओ, अरे बोलो। जैसे मैं कहता हूं कि डायमंड की मान लो 20 है, तो उधर क्या होगी, कम होगी ना, 20 माइनस 2.9। अब बताओ, जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है ना, ज्यादा होती है बच्चों, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, ग्रेफाइट जो होता है ना, वो थर्मोडाइनेमिकली डायमंड से ज्यादा स्टेबल होता है। ग्रेफाइट थर्मोडाइनेमिकली डायमंड से ज्यादा स्टेबल होता है। अब देखो बेटा, एक बात सुनो, देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये डेंसिटी लिखी थी क्या? डायमंड की डेंसिटी ज्यादा है, तो देखो बेटा, मैं बोलूंगा इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। अब बताओ, अगर जिसकी डेंसिटी ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम कम है बच्चों, और इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। ये बात सही है, ये बात सही है बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम पर प्रेशर को बढ़ा दूं, बताओ बच्चों, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होता है? प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होगा, होगा बच्चों। वॉल्यूम कम किस तरफ हो रहा है, डायमंड की तरफ या ग्रेफाइट की तरफ? तरफ वॉल्यूम कम है बच्चों, डायमंड की तरफ। तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बताओ, रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो क्या बोलेंगे बच्चों, अपन बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो बच्चों, ये बात समझ आएगी, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। आ गया? अच्छा, अब बताओ, आपको पता होगा बच्चों, डायमंड का वेट किस में निकालते हैं, पता है क्या? डायमंड का वेट बच्चों किस में निकाला जाता है, कैरेट्स में निकाला जाता है। इसमें निकालते हैं बच्चों, कैरेट्स में निकलता है, ठीक है। अच्छा बताओ, जो 1 कैरेट होता है, 1 कैरेट में कितने मिलीग्राम होते हैं बच्चों, बताओ? 200 मिलीग्राम होते हैं बच्चों, ठीक है ना। 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम। अब देखो बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि लार्जेस्ट डायमंड कौन सा है, बताओ, लार्जेस्ट डायमंड कौन सा है? लार्जेस्ट डायमंड है बच्चों कुलीनन, ठीक है, एंड सनड्रो। ये इस दुनिया के सबसे बड़े डायमंड है साइज वाइज, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ मोस्ट प्रीशियस डायमंड, ये तो जानते हो बच्चों, सारे जानते हो आप, कोहिनूर, है ना बच्चों, होता है। कोहिनूर जो है वो आपका मोस्ट प्रीशियस डायमंड है। तो बच्चों, ये मैंने आपको डायमंड के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको सारी बता दी, ठीक है ना। सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है बेटा। अब आ जाओ बच्चों, बात करते हैं अपन ग्रेफाइट की, ठीक है। तो ग्रेफाइट हेडिंग डालते हैं अपन, ठीक है। अब देखो बेटा, ग्रेफाइट में थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ग्रेफाइट में क्या मामला है। देखो बच्चों, ग्रेफाइट में बच्चों इस तरह की क्या होती है, आपको पता होगा, हेक्सागोनल रिंग्स होती है ना।
इस तरह की हेक्सागोनल रिंग्स होती है। ठीक है बच्चों, इस तरह की हेक्सागोनल रिंग्स। अब क्या होता है, जैसे एक ये लेयर है, ठीक है, इसी तरह से इसके नीचे, है ना, इसी तरह से यहां पर भी मान लीजिए ये एक लेयर है। ये इस तरह से बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो क्या होता है क्या बच्चों, ग्रेफाइट में कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट बताओ बच्चों, बताओ क्या होती है। ग्रेफाइट में कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 होती है, ध्यान रखना, sp3 मत बोलो। अब देखो बेटा क्या हुआ, अगर मैं यहां थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूं, देखो बेटा, ये ऐसे, ये इस तरह से क्या है, ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है बच्चों, है बेटा, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे, बताओ, वो आपस में क्या कर सकते हैं, आपको पता होगा साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर सकते हैं। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके वो क्या कर सकते हैं बच्चों, पाई बॉन्ड बना सकते हैं ना, जैसे इन्होंने इसके साथ बना दिया, इन्होंने इसके साथ बना दिया, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं बच्चों। इसी तरह से इन्होंने इसके साथ बना दिया, इसी तरह से देखो बेटा, इन्होंने इसके साथ बना दिया। अब ये बॉन्ड वैसे अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है ना, अरे जरूरी थोड़ी नहीं एक साइड। ये जो पाई बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, वो लोकलाइज टाइप होगा या डीलोकलाइज टाइप होगा, बोलो बच्चों, अरे लोकलाइज टाइप होगा या डीलोकलाइज टाइप, डीलोकलाइज टाइप होगा। भाई देखो, जैसे अभी मैं कह रहा हूं कि इन दोनों ने बॉन्ड बनाया ये, ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना बच्चों कि नेक्स्ट टाइम ये दोनों आपस में बॉन्ड बना ले, ये और ये भी तो बना सकते हैं ना बच्चों, ये इस तरह से देखो, ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते बच्चों, बोलो, ये भी तो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ जो पाई बॉन्ड है वो किस टाइप का है, यहाँ जो पाई बॉन्ड है वो किस टाइप का बच्चों, आपका है डीलोकलाइज टाइप, ठीक है ना, आगे बात समझ में ये। अच्छा, अब देखो बेटा, ये जैसे मैं बोलता हूं कि ये मान लो आपकी फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ये आपकी सेकंड लेयर है, ठीक है, तो दो लेयर है ना बच्चों, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस की वैल्यू है 1.54 एंगस्ट्रॉम, सॉरी, एक मिनट गलत लिख दिया, दो लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। अब देखो, जैसा मैंने इधर बनाया, अब अगर जब अपन इनको स्ट्रक्चर को ढंग से देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगी आपको, देखो बेटा, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बना, ठीक है, फिर ये इधर बन गया, फिर ये इधर बन गया, फिर ये इधर बन गया, इस तरह से, बोलो बच्चों, ये चलता रहेगा, ठीक है ना, ये इस तरह से आपका ऐसे ये चलता रहेगा आपका, ठीक है ना। तो अब समझ आया बच्चों कि यहाँ जो क्या है, यहाँ जो ये स्ट्रक्चर है वो कैसी है, अरे बोलो लेयर स्ट्रक्चर बोल सकता हूँ क्या ग्रेफाइट की, अरे ग्रेफाइट की लेयर स्ट्रक्चर बोली जा सकती है क्या बच्चों, हेक्सागोनल रिंग्स है। आप देखो बेटा, चाहो तो इसको देखो, इस तरह से दिखाओ, फिर हम देखो, सुनो, देखो बेटा, जैसे मैंने ये ले रखा है, ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, एक मिनट में पहले पूरी स्ट्रक्चर बना लेता हूं,
ठीक है ना, फिर बात करते हैं। देखो, जब बच्चों पाई बॉन्ड आपका घूमता है, तो घूमते हुए पाई बॉन्ड को आप ऐसे दिखाते हो क्या बच्चों, बताओ? घूमते हुए पाई बॉन्ड को आप बेंजीनिंग में ऐसा दिखाते थे क्या? याद करो। तो बच्चों ये पाई बॉन्ड यहाँ पे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है ना? बोलो बच्चों, ये डीलोकलाइज टाइप है ना? डीलोकलाइज का मतलब रेजोनेंस में जा रहा है। तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा बच्चों, बोलो, मैं इसको इस तरह से रोटेट होता हुआ इसको मूवमेंट में दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा बच्चों, ठीक है? ये ऐसे इस तरह से ये बनता जाएगा आपका। ये बोलो बच्चों, समझ में आया? अरे बच्चों, अब समझ में आ गया? ठीक है भैया। अब देखो सुनो, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं बच्चों ग्रेफाइट को है ना, क्या, सबसे पहले देखो बेटा, इसमें जो हाइब्रिडेशन स्टेट है वो है sp2, कोई दिक्कत नहीं, हाइब्रिडेशन स्टेट sp2। अच्छा, फिर देखो बेटा, बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, ठीक है? बॉन्ड लेंथ है 1.40 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है ये 1.40 एंगस्ट्रॉम बच्चों कहां आती थी, याद है क्या? बोलो बच्चों, ये 1.40 एंगस्ट्रॉम ये बॉन्ड लेंथ कहां आई थी? बेंजीन में आई थी, याद करो, ठीक है? अच्छा, अब देखो बेटा, अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, ठीक है, डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही ग्रेफाइट के क्या बच्चों, डायमंड से कम है, ठीक है ना? दोनों ही डायमंड से कम है बच्चों, ठीक है ना? अब देखो बेटा, अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, ईच कार्बन फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड with 3 other carbon atoms of same layer, ठीक है बच्चों? हर कार्बन क्या करता है बच्चों, जैसे देखो, यहां ये कार्बन है, 1 2 और 3, क्या इसने 3 के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया बच्चों? बोलो बोलो। तो एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं कि एक लेयर के अंदर जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्डिंग है? बोलो बच्चों, एक लेयर के अंदर जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है वो क्या है? वो कोवलेंट बॉन्डिंग है। लेकिन दो लेयर के बीच में क्या होगी? दो लेयर के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, बताओ? वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स होता है बच्चों, ध्यान रख लेना, ठीक है ना? वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। आगे देखो बेटा, मैं कह सकता हूं बिटवीन टू लेयर्स देयर इज वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, है ना? है बच्चों? तो अगर विद इन ए लेयर पूछे, विद इन ए लेयर, तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग आएगी कोवलेंट, ठीक है? और अमंग लेयर पूछे तो वैन अट्रैक्शन फोर्स। समझ में आ गया क्या बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, देखिए, टू लेयर्स आर separated by a distance of 1.54 angstrom. So adjacent layer can slide on each other, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी, एक मिनट, क्या कर दिया मैंने, फिर 1.54 कर दिया,
ये आज 1.54 बार बार आ रहा है. Can slide on each other. So it is very soft compound and can be used as lubricant at high temperature. ठीक है ना? आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ बच्चों, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो sp2 में आपने देखा होगा बेटा 3 सिग्मा और 1 पाई होगा. तो जो बच्चों फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कौन से टाइप का बॉन्ड बना रहा है? वो डीलोकलाइज्ड टाइप ऑफ पाई बॉन्ड बना रहा है ना? अरे जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड टाइप ऑफ पाई बॉन्ड बना रहा है ना? उस डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट क्या दिखाता है बच्चों? ग्रेफाइट क्या दिखाता है बच्चों? अरे उस डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है. ठीक है ना? तो देखो बच्चों सुनो, अपन क्या बोलेंगे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑन ईच कार्बन फॉर्म्स delocalized pi bond, है ना, which is responsible for its electrical conductivity. ठीक है ना? आगे बात समझ में, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखा रहा है बच्चों. ठीक है ना? बोलो बच्चों, आगे बात समझ में यहाँ तक? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं कि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में क्या है? इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट layers of hexagonal rings are present. बोलो बच्चों, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, बोलो बच्चों, मैं कह सकता हूं हेक्सागोनल रिंग्स है. बोलो बच्चों, है? अब देखो, विच तो एरोमेटिक कैरेक्टर ड्यू टू delocalized टाइप ऑफ पाई बॉन्ड. बोलो बच्चों, ये बात समझ में आएगी? बोलो, ये एरोमेटिसिटी भी तो दिखाता है बच्चों, ये एरोमेटिसिटी दिखाता है. आ गया समझ में मामला? बच्चों ये क्लियर हो गया क्या? अब देखो बेटा सुनो, अब ये बात तो हो गई इस तरह से. अब आपको एक बात पता है क्या बच्चों, है ना, अगर मैं बोलूं कि जो ग्रेफाइट है ना वो अलोंग द लेयर्स, यानी जिस, अगर आपकी एक्सिस बात करें तो एक एक्सिस तो होगी देखो बेटा लेयर के परपेंडिकुलर. कैसे? देखो बेटा, ये तो हो गई एक ये और एक ये. ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई लेयर के पैरेलल. बोलो बच्चों, ये तो हो गई लेयर के पैरेलल, हो गई ना, और ये हो गई परपेंडिकुलर. ठीक है, तो बताओ ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके अकॉर्डिंग अच्छी दिखाएगा? परपेंडिकुलर टू द लेयर्स और पैरेलल टू द लेयर्स? बताओ, परपेंडिकुलर या, बोलो बच्चों, कहां अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाएगा? ये पैरेलल दिखाएगा बच्चों, पैरेलल टू लेयर्स. ठीक है ना? तो अपन क्या बोलेंगे, देखिए अपन बोलेंगे इट इज ए
very good conductor along the layers, but perpendicular to layers it is not a good conductor. ठीक है, perpendicular to the layers it behaves similar to semiconductor. ठीक है, तो बच्चों देखो अलोंग द लेयर्स तो ये एकदम वैसा होता है जैसे आपका क्या होता है कंडक्टर होता है, और परपेंडिकुलर टू द लेयर ये सेमीकंडक्टर है। तो मुझे बताओ अलग अलग डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग आई ना, अलग अलग डायरेक्शन इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग आई ना, पैरेलल एंड पैरेलल अलग आ रही है और परपेंडिकुलर अलग है। तो मैं कह सकता हूं कि ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ एनिसोट्रॉपी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना? बोलो बच्चों। इट मींस it shows anisotropy with respect to इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा, अगर मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, ठीक है ना, मैंने मान लो टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी increases perpendicular to the layers। आपको याद है क्या बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि जब सेमीकंडक्टर होता है तो जब आप क्या करते हो बच्चों, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है ना। अरे सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है ना, बढ़ती है बच्चों। वैसे सोचो कि अलोंग द लेयर्स तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, कंडक्टर की तरह, मेटल की तरह। अलोंग द लेयर्स ये मेटल की तरह काम कर रहा है, और आप फिजिक्स में पढ़ते हो बच्चों कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, अरे कंडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी ना। तो देखो बेटा अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, है ना, अलोंग द लेयर्स। बोलो बच्चों, क्या ये बात सुनाई, लेयर्स के परपेंडिकुलर और लेयर्स के अलोंग। बोलो बच्चों, रीजन समझ में आ गया? अरे आप लोगों को इसका रीजन समझ में आ गया क्या भाई लोगों? बोलो बच्चों। वैसे सोचो देखो, हम क्या कहते हैं, जितने भी एटम्स है वो एक लेयर के अंदर है, तो भीड़ ज्यादा कहाँ है, अलोंग द लेयर्स है या परपेंडिकुलर टू द लेयर्स है? अरे भीड़ भाड़ अलोंग द लेयर्स है ना। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो एटम को भागने लगेंगे। अब वो भागेंगे किस तरफ, जिधर भीड़ कम है। तो दो लेयर के बीच में खाली जगह पड़ी है ना, तो इलेक्ट्रॉन उस साइड भागना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो बच्चों। अरे इलेक्ट्रॉन उस साइड भागना शुरू करेंगे, उस साइड भागेंगे तो बोलो उस साइड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? उस साइड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। बोलो बच्चों। ठीक है, तो अब बताओ, क्या मैं ग्रेफाइट को, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एक कोवलेंट मेटेलिक बॉन्डिंग दर्शाता है? बोलो बच्चों, क्या ग्रेफाइट में कोवलेंट मेटेलिक बॉन्डिंग होती है क्या? बोलो बच्चों।
कोवेलेंट तो है ही, और फ्री इलेक्ट्रॉन और पड़ा, देखो बच्चों मेटल्स की तरह। बोलो, मैं बोल सकता हूं क्या? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं एक काम करूं, देखो कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट कैन बी increased by the insertion of metal atoms in between two layers, and such structure is known as intercalated compound। ठीक है, देखो बच्चों एक बात सुनो, ग्रेफाइट की लेयर है, उन लेयर के बीच में जगह है, हम क्या करते हैं बच्चों, उन बीच वाली जगहों के अंदर किसको एंट्री करवा देते हैं? हमने एंट्री करवा दी मेटल एटम की। अब मेटल इस दुनिया में किसके लिए फेमस है? बताओ बच्चों, मेटल इस दुनिया में किसके लिए फेमस है? इलेक्ट्रॉन के लिए है बच्चों। अब मुझे बताओ, अलोंग द लेयर तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमने परपेंडिकुलर टू द लेयर भी क्या कर दिया, मेटल एटम्स उसमें फंसा दिए। अब बताओ इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना? अरे बोलो बच्चों, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, पक्का कंफर्म? समझ में आया? बोलो बच्चों। इसको बोलते हैं बच्चों इंटरकैलेटेड कंपाउंड। ये इंटरकैलेटेड आई थिंक आप बच्चों बॉटनी के अंदर पढ़ते हो, प्लांट एनाटॉमी के अंदर। ऐसा होता है क्या बच्चों? इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टेम ऐसा कुछ पढ़ते हो क्या आप बॉटनी के अंदर? ऐसा वर्ड होता है? तो ये बच्चों इसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड कंपाउंड्स। ठीक है ना? अब देखो बेटा, जूलॉजी में भी होता है, वेरी गुड, फिर तो अच्छी बात है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ये करता हूं, देखिए कि मैंने ग्रेफाइट को, ठीक है ना, KMnO4 के साथ, है ना, हीट किया, है ना, बहुत हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, तो बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करने पे क्या होता है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर टूटने लगती है, और टूट के ये इस तरह से बच्चों कन्वर्ट होने लग जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपको मिलता है फॉर्मिक एसिड, और फिर मिलता है आपको ऑक्जेलिक एसिड। तो इस तरह से इसकी जो हेक्सागोनल रिंग्स है बच्चों, वो क्या होगी, वो टूटती जाएगी, और ये मिलेगा। ये जो मिला इसको तो बोलते हैं बच्चों मैलिटिक एसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है ना? ये इस तरह से इनको अपन बोलते हैं बच्चों। अच्छा, आपको पता होगा कि क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, जो होती है आपकी ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, वो जीरो ली जाती है बच्चों। क्यों जीरो ली जाती है? कि हमने क्या बोला था, ग्रेफाइट जो है वो आपका कार्बन का थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। पता है क्या बच्चों? बोलो, बोल सकता हूं, है ना? बिकॉज ग्रेफाइट इज thermodynamically most stable allotrope of कार्बन। ये कार्बन का मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप होता है बच्चों। ठीक है ना? आ गया बच्चों?
अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे नेक्स्ट बात करूं, ठीक है ना, नेक्स्ट देखो बच्चों, जो ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट को अपन ये भी बोलते हैं बेटा प्लम्बंगो, PLUMBAG, प्लम्बेगो, ठीक है। ये बच्चों किस में काम आती है? यूज्ड इन लेड पेंसिल, ठीक है। और आपको पता होगा कि लेड पेंसिल के अंदर लेड कितना होता है? 0%, है ना? क्या होता है? 0% लेड इन लेड पेंसिल, ठीक है ना। लेड पेंसिल में कोई भी लेड नहीं होता, सिर्फ नाम ही है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं आपसे कि बताओ ग्रेफाइट बच्चों पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? सोच के बताओ, ग्रेफाइट पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक? सिद्धार्थ बोल रहा है पैरामैग्नेटिक, और बोलो भाई। ग्रेफाइट बच्चों डायामैग्नेटिक होता है, ग्रेफाइट पैरामैग्नेटिक नहीं होता है। मैंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या मैंने इतनी जो थ्योरी लिखी इसमें मैंने कहीं पे ये लिखा कि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन है? मैंने तो लिखा डी लोकलाइज टाइप ऑफ बॉन्ड बना। अच्छा देखो, एक इसका सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आपके पास पेंसिल है बच्चों, अगर ये पैरामैग्नेटिक होती तो ये आपके आयरन से या मैग्नेट से अट्रैक्ट होती? क्या पेंसिल अट्रैक्ट होती है क्या? अरे कभी पेंसिल मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हुए देखा है क्या? होती है क्या? नहीं होती ना। आप पेंसिल को ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हो, पहले के टाइम में ज्योमेट्री बॉक्स आपके आयरन के होते थे, क्या उससे अट्रैक्ट होती थी क्या? अरे होती है क्या बच्चों? नहीं होती ना। तो अब बताओ ग्रेफाइट क्या है, पैरा या डाया? ग्रेफाइट डाया मैग्नेटिक है, ध्यान रखना, पैरामैग्नेटिक मत कर देना। एक्चुअली क्या होता है, ये हमें है ना लोअर क्लासेस में ये सिखाया जाता है कि ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों, वो लाइन वहां पे गलत पढ़ाई जाती है। एग्जैक्टली उसको इसलिए बताते हैं क्योंकि उस लेवल पर हम बॉन्डिंग को इतना अच्छे से समझते नहीं है, और वो दिमाग में फिर हमारा अभी तक बैठी होती है, तो हम फिर वो गलत करते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं बेटा सुनो, मैं अगर पूछूं बताओ कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछे बच्चों बताओ ग्रेफाइट और डायमंड, इन दोनों में से किस में ज्यादा होगी? बताओ भाई, कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होगी? अरे बच्चों किस में होगी? ग्रेफाइट में होगी ना। क्यों होगी? क्योंकि ग्रेफाइट की बॉन्ड लेंथ आ रही थी 1.4, उसकी आ रही थी 1.54। और आप बता, ग्रेफाइट में तो पाई बॉन्ड भी था ना एक्स्ट्रा में। अरे ग्रेफाइट में बच्चों पाई बॉन्ड भी था ना एक्स्ट्रा में। डायमंड में तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है ना बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, आपको पता होगा बच्चों कि जब हमने बात की थी डायमंड से ग्रेफाइट, ठीक है ना, ठीक है, तो डायमंड से ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूं तो इसका डेल्टा जी बच्चों नेगेटिव आता है ना। एक बात बताओ बच्चों, क्यों? देखो, ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस, पढ़ा है बच्चों? एक बात बताओ बच्चों, डायमंड से जब ग्रेफाइट बन रहा था तो हीट रिलीज हुई थी ना। डायमंड से जब ग्रेफाइट बना था तो हीट रिलीज हुई है ना। तो देखो बेटा, उसका डेल्टा एच तो नेगेटिव है बच्चों। अच्छा अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है क्या? है बच्चों। ऐसा कैसे बोला? मुझे बताओ बच्चों, डायमंड में सारे आइटम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में लेयर स्ट्रक्चर बनते ही लेयर अलग अलग हो जाती है ना। अरे अलग अलग हो जाती है बच्चों।
होता है क्या, डायमंड में तो सारे एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, कहीं पर भी अलग नहीं होते। अरे नहीं होते ना बच्चों। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है तो ओवरऑल ये फैक्टर किस में आएगा, बताओ। ओवरऑल ये फैक्टर किस में आएगा, नेगेटिव, और डेल्टा एच भी नेगेटिव। तो बोलो बच्चों, डेल्टा जी नेगेटिव आया कि नहीं आया। अरे डायमंड से ग्रेफाइट का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है बच्चों, क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ ना। लेकिन आपको पता होगा बच्चों, रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी नहीं, रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है ना, क्या बोलेंगे। कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट इज spontaneous process, but it does not occur at room temperature due to large activation energy। ठीक है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है बच्चों। ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है। समझ में आ गया, बोलो बच्चों। ठीक है, चलिए बाकी लेते हैं बेटा कल।